हाय फ्रेंड्स, वापस स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं भोपाल में एक प्रेस में रिपोर्टर का काम करता था। रिपोर्टिंग मेरी शौक के साथ साथ पेशा भी थी, लेकिन कभी क्राइम रिपोर्टिंग करने का मौका नहीं मिला था। और यह मौका मुझे मेरे दोस्त राजीव ने दिया। जब वह सुबह सुबह मेरे घर आया और मुझे बताया कि उसकी पत्नी शालिनी की दोस्त जोया का कत्ल हो गया है। मैं जोया के बारे में नहीं जानता था, लेकिन राजीव के डरे होने की वजह से और एक क्राइम घटना की वजह से मुझे इस केस में रुचि लेनी पड़ी। राजीव मेरा पुराना दोस्त था। हम दोनों एक साथ पढ़े थे। जहां मैं एक रिपोर्टर बन गया, वहीं राजीव को बैंक में नौकरी मिल गई। दोनों एक ही शहर में होने की वजह से छुट्टियों में मिलना जुलना हो जाया करता था। राजीव डरा हुआ था। उसने बताया कि सबसे पहले लाश उसने ही देखी थी, इसीलिए उसे डर था कि कहीं पुलिस उसे फंसा न दे, और वह मेरी मदद मांगने आया था। हालांकि मैं क्राइम स्टोरी नहीं कवर करता था, लेकिन मैंने अपने दोस्त की मदद करने की सोची और घटना स्थल पर मुझे ले जाने को कहा। घटना भोपाल से सटे एक गांव की थी। रास्ते में राजीव ने बताया कि उसकी पत्नी ने अपने दोस्त से मिलवाने को बहुत बार कहा था, लेकिन मुझे फुर्सत न मिलने की वजह से वह उसे मिलवाने को नहीं ले गई थी। घटना वाले दिन रविवार होने की वजह से मैंने पत्नी को मिलवाने का प्लान बनाया। पहले तो शालिनी ने मना कर दिया, फिर वह तैयार हो गई और हम दोनों साथ चल दिए। जब मैं और मेरी पत्नी उसके दोस्त जोया के यहाँ पहुँचे तो उसका घर बहुत पुराना था, लेकिन बहुत ही बड़ा था। जोया और उसकी बूढ़ी माँ के सिवा कोई घर में नहीं रहता था। जोया ही उसकी माँ की एकमात्र सहारा थी। लेकिन घर पहुँचने पर पाया कि जोया और उसकी माँ के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई थी। जोया की आंखें नम थी, लेकिन अपनी सहेली को देखकर वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नम आंखें कहानी बयां कर रही थी। तभी उसकी बूढ़ी माँ ने हम दोनों को बैठाया और जोया को हाथ मुंह धोने को बोला। फिर उसकी माँ ने मुझे अपने लिए पास के नहर के पास पान की दुकान से एक पान लाने को बोला। साथ ही साथ शालिनी को भी साथ ले जाकर नहर दिखाने को बोली। मैंने भी शालिनी को साथ ले चलने को बोला। सोचा तब तक जोया फ्रेश हो जाएगी। शालिनी भी तैयार हो गई और हम दोनों नहर की तरफ बढ़ गए। हमने पान की दुकान से पान लिया और कुछ देर बाद वापस जोया के घर पहुंचा तो पाया कि जोया की मां नहीं थी और दूसरे कमरे में जोया की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर शालिनी चीख पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जोया की मां भी आ गई और अपनी बेटी की लाश देखकर वह भी सदमे में चली गई। मैंने ही पुलिस को बुलाया और पुलिस के आने के बाद पुलिस ने मुझसे पूछताछ शुरू कर दी। हत्या की ना ही वजह मालूम पड़ रही थी और किसने हत्या की यह भी नहीं पता चल पा रहा था। माँ पड़ोस में गई थी, यह बात पड़ोसियों ने बताया, लेकिन आखिर किसने उसकी हत्या की यह बात समझ नहीं आ रही थी। राजीव ने जोया की फोटो दिखाई। जोया बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। मैं भी अब जोया के घर पहुंच चुका था और जिस कमरे में उसकी हत्या हुई थी उस कमरे की जांच शुरू कर दिया था। कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा नॉर्मल होना चाहिए था। फिर मैंने काफ़ी गौर से कमरा का पूरा मुआयना करने के बाद मैंने पाया कि मेज की बगल में किसी के पैर के निशान हैं, जो काफ़ी धुंधली हो चुकी थी, लेकिन यह मेरे लिए सबूत था। मैंने गौर से देखा तो पाया वह किसी के महिला के किसी पैर के निशान हैं, लेकिन किसके यह साफ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि निशान काफ़ी धुंधला था, लेकिन यह मेरे लिए सबूत का काम कर सकता था। इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आया। फिर मैं राजीव के साथ पुलिस स्टेशन गया और इंस्पेक्टर से बात की। इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी तक कुछ हासिल नहीं हो पाया है। उसने बताया कि मेरा दोस्त राजीव और उसकी पत्नी शालिनी शक के घेरे में है, जिसे सुनकर राजीव डर गया और उसने मुझे पूछा, मैं तो बच जाऊंगा ना? जिसे सुनकर मैं राजीव की तरफ देखने लगा और बोला,
जब तुमने कुछ किया ही नहीं फिर डर क्यों रहे हो। इस पर राजीव ने कहा कि पुलिस वाले जबरदस्ती फंसा देते हैं। मैंने शांत होने का कहा और इंस्पेक्टर से पूछा जोया की मौत कैसे हुई। इस पर पुलिस ने बताया कि उसके शरीर पर 2 चोट के निशान थे, एक उसके सर के पिछले हिस्से पर और दूसरा उसके पेट में चाकू का, और अभी तक चाकू नहीं मिल पाया है जिससे उसकी हत्या की गई थी। फिर मैं वापस जोया के घर गया और लाश वाली जगह पर मैंने एक बार फिर अपने ज़हन में सोचने लगा। मैंने राजीव से लाश के बारे में पूछा तो उसने बताया कि लाश यहाँ पड़ी हुई थी। फिर मैंने गौर किया कि मेज के पास पैर के निशान हैं, मतलब यहाँ से खड़े होकर कोई जोया को पीछे से डंडे से मारा होगा। उसके बाद जोया गिर गई होगी और उसके बाद उसके पेट में चाकू घोंपा गया होगा। हत्या किस तरह से हुई यह समझ में आ गया, लेकिन हथियार और हत्यारा कौन हो सकता है, इसकी जांच के लिए मैं पास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि जोया का कोई दुश्मन नहीं था, सभी उससे प्यार करते थे। फिर भला कोई उसे क्यों मारेगा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने ऑफिस में कॉल कर दिया कि लेट आऊँगा और काफ़ी देर तक सोचने के बाद मैं और राजीव वापस भोपाल आ गए और मैं अपने ऑफिस में काम करने के लिए चला गया। कल सुबह सुबह राजीव मेरे घर आ गया और एक बार फिर मुझसे पूछने लगा कि मेरा क्या होगा। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर एक बार फिर घटना स्थल पर पहुंच गया, शायद कोई और सुराग मिल जाए। मैंने जोया की माँ से बात करनी चाहिए, लेकिन वो सदमे में थी, इसीलिए उनसे कोई बात नहीं कर पाया। मैंने एक बार पूरा घर देखने के लिए घूमने लगा। पूरे घर में 5 कमरे थे। एक एक कमरा घूमने के बाद मैं एक छोटे से कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां मुझे एक मेज नजर आई और मेज पर काफ़ी धूल जमी हुई थी। तभी मैंने देखा कि कुछ वैसे ही पैर के निशान मेज पर भी पड़े हुए हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि भला हत्यारा मेज पर क्यों चढ़ेगा। मैं छप्पर की ओर देखने लगा और मैं भी मेज पर चढ़ गया और छप्पर की तरफ देखा तो पाया कि एक कपड़े का टुकड़ा लटक रहा है। मैंने वह कपड़े का टुकड़ा खींचा तो पूरा का पूरा कपड़ा नीचे आ गया और कपड़े को खोला तो उसमें देखा कि खून से सनी हुई चादर है, मतलब चाकू भी मिल गया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हत्या किसने की और हत्यारा चाकू को घर में क्यों छिपाएगा। फिर मुझे याद आया कि जोया की माँ ने पास के नहर के बगल की दुकान से पान मंगवाया था। मैं राजीव के साथ पान खाने के लिए दुकान चला गया और पान खाया और जोया की माँ के लिए भी पान ले लिया। फिर अचानक से मेरे चेहरे पर हंसी आ गई और मैंने इंस्पेक्टर को कॉल किया और उन्हें बुला लिया। फिर मैंने जोया के घर गया और उसकी माँ को बोला लीजिए पान खाइए। उसकी माँ ने पान खाने से मना कर दिया। उसने बताया कि वह पान नहीं खाती है। फिर मैंने कहा नाटक बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए। उसकी माँ खड़ी होकर चलने लगी तो पाया कि वह थोड़ा सा लंगड़ा रही है, मतलब अपने दाहिने पैर पर वजन डाल रही है। मैंने इंस्पेक्टर से कहा यही है आपका कातिल, इन्हें हथकड़ी पहना दीजिए। उसकी माँ रोने लगी। मैंने कहा नाटक बंद कीजिए। फिर मैंने इंस्पेक्टर साहब को बताया कि जब यह पान खाती नहीं है फिर मंगवाया क्यों, और पान वाले ने भी बताया कि जोया की माँ पान नहीं खाती है। तभी मेरा शक इन पर हो गया और चलने के बाद शक यकीन में बदल गया, क्योंकि घटना स्थल पर सिर्फ दाहिने पैर के निशान थे और मेज पर भी, क्योंकि ये दाहिने पैर पर बल देती हैं। और इस तरह मैं जोया के कातिल का पता लगा लिया और राजीव ने भी राहत की सांस ली। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।